हम सभी को पता है कि आज का जो दिन है, जो आदिवासी समाज के नेता थे, 19वीं सदी के महानायक भगवान बिरसा मुंडा जी, जिन्होंने देश की आजादी के लिए आदिवासी समाज के शोषण के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया। और आज के दिन वो अपने देश, अपनी समाज के लिए आज के ही दिन उन्होंने अपना बलिदान अपने देश के लिए, अपनी समाज के लिए दिया। भगवान बिरसा मुंडा जी, मैं सबसे पहले उनके चरणों में नमन करते हुए आज उनके बलिदान दिवस के अवसर पर हमारे ग्राम मटिया में हमारी पूरी आदिवासी समाज के द्वारा रखे गए कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच में हमारे गढ़ाकोटा से आए आदरणीय श्री मनमोहन सिंह जी ठाकुर, हमारे आदरणीय श्री मंगल साहब, जो कि हमारे ग्राम नीमोन से हैं, और नीमोन और पड़वार में शायद कोई अंतर नहीं है, ही पंचायत रही करके। हमारे बीच में श्री मथुरा आदिवासी, जो कि पूर्व सरपंच है कानीखेड़ी से। हमारे बीच में आदरणीय श्री देवी से आदिवासी जी खैरवाहा से। हमारे बीच में आदरणीय भगवान दास आदिवासी जी मटिया, आदरणीय श्री गणेश आदिवासी जी मटिया। हमारे बीच में हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी साईगढ़ के अध्यक्ष सम्मानीय श्री राम यादव जी कानीखेड़ी। हमारे बीच में हमारे भाजपा के युवा नेता सम्मानीय राहुल शर्मा जी। हमेशा आदिवासी समाज की आवाज उठाने वाले हमारे बीच में ऐसे युवा नेता दयाराम आदिवासी जी, हाकम आदिवासी जी, महेश आदिवासी जी। हमारे बीच में हमारे जासोड़ा के सरपंच सम्मानीय रमूदे अहरवाल जी, हमारे युवा नेता रतन चंद्र जैन जी परायठा, प्रभु सेन जी परायठा। हमारे बीच में हमारे मंडलम के अध्यक्ष प्रशांत जैन जी परायठा, और भी हमारे बूढ़ा पेड़ा से हम नाम मोहन सिंह, हम तो दाऊ कहते हैं। एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अमर सिंह जी भी कार्यक्रम में उपस्थित हैं, और उपस्थित सभी हमारी आदिवासी समाज। हमारे बीच में सम्मानीय मान सिंह जी उपस्थित हैं, एवं उपस्थित सभी हमारी आदिवासी समाज की सभी हमारी माता बहनें, सभी वरिष्ठ बुजुर्ग, सभी युवा साथी, बाहर से आए हुए सभी वरिष्ठ बुजुर्ग, सभी युवा साथी, सभी को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जैसा कि अगर हम आवाज मत करो यार, क्यों बेटा
आवाज मत करो। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश की आजादी के लिए हर एक जाति, हर एक वर्ग के लोगों ने संघर्ष किया। तब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। सभी को पता है कि लगातार 200 वर्ष तक अंग्रेजों का शासन हमारे भारत देश पर चला है और इन 200 वर्षों में ऐसे बहुत से महान पुरुष हुए जिन्होंने अपनी देश की आजादी की लड़ाई समय समय पर करी और बहुत सी ऐसी हमारी माता बहनें भी हुई जिन्होंने हमारे भारत देश की आजादी की लड़ाई, भारत देश की आजादी के लिए लड़ाई करी और बहुत से ऐसे महान पुरुष, महानायक भी हुए। उन्हीं में से एक भगवान बिरसा मुंडा जी भी थे, जिनका जन्म झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातू ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा था और वो एक गरीब परिवार से आते थे। बचपन में भेड़ बकरियां चराने का काम करते थे, लेकिन जैसे जैसे जन्म 1875 15 नवंबर को हुआ था, जैसे जैसे उनका बचपन निकला और जैसे ही उन्हें यह समझ में आने लगा कि हमारी जो आदिवासी समाज है, क्योंकि उस समय हमारे देश पर अंग्रेजों का कब्जा था और अंग्रेजों द्वारा हर एक समाज पर अत्याचार किए जाते थे। उसी के चलते आदिवासी समाज के ऊपर भी अंग्रेजों के द्वारा और उस समय जो जमींदार थे, जागीरदार थे, उनके द्वारा हमारी आदिवासी समाज के बहन भाइयों के साथ अत्याचार किए जाते थे। इन सारी बातों को उनने दिमाग में रखा कि अगर मैंने आदिवासी समाज में जन्म लिया है और मैं ये समझता हूं कि जो आज हमारी आदिवासी समाज की माता बहनों, पुरुषों के साथ जो शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। और धीरे धीरे उन्होंने अपनी समाज को जागरूक करने का काम शुरू कर दिया। जैसा कि अभी हमारे आगम आदिवासी जी, हमारे महेश आदिवासी जी, हमारे दयाराम आदिवासी जी और भी हमारे समाज के ऐसे आदिवासी समाज सेवा नेता हैं जो लगातार हमारी आदिवासी समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। लेकिन यह बात अंग्रेजों को कतई पसंद नहीं थी कि कोई आदिवासी समाज का व्यक्ति आदिवासी समाज को जागरूक करने का काम करे, क्योंकि आदिवासी समाज का हर एक प्रकार से शोषण किया जा रहा था। आदिवासी समाज की जो जमीनें थी उन पर भी जमींदारों का, जागीरदारों का और अंग्रेजों का कब्जा था। और यहां तक भी नहीं, हमारे आदिवासी समाज के लोगों से उस समय के जो जागीरदार थे, जो जमींदार थे, वो बिना पैसे दिए मजदूरी का काम भी कराते थे, जिसे हम बेगारी प्रथा कहते हैं। उस समय बेगारी प्रथा के नाम से जानी जाती थी। अंग्रेज भी वही काम करते थे बिना मूल दिए और आदिवासी समाज के लोगों से मेहनत मजदूरी कराते थे। और वही काम उस समय के जो जमींदार जागीरदार थे वो भी बेगारी प्रथा के माध्यम से हमारे आदिवासी
भाइयों का शोषण करते थे। हमारे बीच में हमारे मराठा के पूर्व सरपंच प्रतिनिधि सम्मानीय राम जी यादव जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत है। जब इन सारी चीजों को आदिवासी समाज की ऐसे ही बैठ के और सवाई करके और भगवान बिरसा मुंडा जी ने मार्गदर्शन किया, तो उस समय जितनी भी समाज थी सब उनके साथ हो गई और लड़ने मरने को भी। एक सभा ऐसे ही चल रही थी, शायद वो 1900 के समय की थी, और वो अपनी समाज की माता बहनों को, लोगों को जागरूक कर रहे थे, उन्हें मार्गदर्शन कर रहे थे कि हमें आगे क्या करना है। उस समय अंग्रेजों ने उनके ऊपर हमला बोल दिया, जिसमें सैकड़ों हमारी माता बहनें आदिवासी समाज की और सैकड़ों हमारे आदिवासी समाज के भाई खत्म। मतलब इतना अत्याचार अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था, और इसी के चलते अंग्रेजों ने आदिवासी समाज के, जिसमें हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी भी थे, ऐसे 7 लोगों के खिलाफ प्रकरण बनाकर उन्हें जेल भेजाने का काम किया और उन्हें 2 साल तक जेल में रहना पड़ा। और अंत समय में जब उनकी मृत्यु हुई, वो जेल ही में हुई और उन्हें जेल में अंग्रेजों के द्वारा जहर देकर उन्हें मार दिया गया। और वो दिन आज ही का था। 9 जून 1900 में वो अपने देश के लिए, अपनी समाज और देश के लिए वो समर्पित हो गए और उनका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा गया। लेकिन आज अगर हम बात करें, आज 2023 चल रहा है, मतलब कितना समय हो गया शर्मा जी? 1900 से लेके 123 वर्ष। 1900 से जुड़ा 123 वर्ष। हाँ, 148 भी मान सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आज भी हमारी आदिवासी समाज पिछड़ी है और बहुत पिछड़ी है। इसमें मैं इस बात को मानता हूं कि कहीं ना कहीं जो अभी तक सरकारें बनती रही, चाहे पूर्व में हो चाहे वर्तमान में हो, कहीं ना कहीं कारण ये भी हो सकता है कि उनकी भी गलती हम मान सकते हैं। लेकिन मैं इस चीज को भी मानता हूं कि कहीं ना कहीं हम भी पिछड़ेपन को लेकर, हम भी अपनी समाज को लेकर हम भी दोषी हैं। क्योंकि आज अगर मंगल सिंह जी हमारे बीच में बैठे हैं, वो भी आदिवासी समाज में से आते हैं, रिटायर्ड शिक्षक हैं, इनके पास कोई ऐसा नहीं था कि ये जमींदार हों या बड़े लोग हों या इनके पिताजी वगैरह या कोई घर में पहले नौकरी करता हो। ये अपने दम पर, अपने बलबूते पर इन्होंने पढ़ाई करी और पढ़ाई करके शिक्षक बने। तो मेरा कहने का मतलब है कि हर एक समाज के व्यक्ति, हमारी आदिवासी समाज के हर एक परिवार के व्यक्ति
अगर इस बात को अपने दिमाग में रख लें कि हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है ताकि हमारे बच्चे भी पढ़ लिख कर आगे नौकरी करें। ऐसे बहुत से हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं जो आज नौकरी में हैं। हमारे शायद मटिया से भी होंगे, लेकिन समाज में है तो क्योंकि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है जिससे हम अपने जीवन को सरल और सोपे बना सकते हैं। शिक्षा के अलावा कोई दूसरा ऐसा मार्ग नहीं कि हम अपने जीवन को अच्छा बना सकें। तो मेरा ये आप सभी लोगों से निवेदन है कि शिक्षा ही एक ऐसा उचित माध्यम है जिससे हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा बन सकता है। और दूसरी बात, आज अगर मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी समाज के लोग शराब नहीं पीते, बहुत पीते हैं, लेकिन आदिवासी समाज के लोग भी शराब बहुत पीते हैं। तो इस बात का भी हमें ख्याल करना होगा कि कहीं ना कहीं हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को आगे बढ़ने में अगर रोकने का काम करती है तो वो शराब करती है। तो शराब का सेवन भी हमें बंद करना होगा। करेंगे कि नहीं करेंगे? हम माता बहनों से भी हम बोल रहे हैं और यहाँ पे हमारे वरिष्ठ बुजुर्ग भी बैठे हैं। तो एक तो हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है। दूसरी बात, अगर कोई परिवार का सदस्य शराब का सेवन करता है तो उसे भी हमें रोकना है। ठीक है? नहीं, कोशिश तो करनी पड़ेगी, कोशिश तो करनी पड़ेगी। और आज शासन के द्वारा बहुत सी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। क्या हमें उन सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा कि नहीं मिल रहा? आज यहाँ पर जो आदिवासी समाज के लोग बैठे, हमारी माताएं बहनें भी बैठी हैं, उनमें से मैं ये पूछना चाहूंगा कि ऐसे परिवार कितने हैं जिनके बीपीएल कार्ड नहीं बने, जिन्हें राशन नहीं मिलता? दूसरी बात, ऐसे कितने परिवार हैं जिन्हें कुटीर नहीं मिली? ऐसे कितने परिवार हैं जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं बने? आयुष्मान कार्ड जिस पर 5 लाख की दवाई फ्री होती है। अब इसमें महेश भाई ऐसा करना, हमें क्या है कि समाज को जागरूक करने के साथ साथ जो शासन की जो भी सुविधाएं, जो एक तो देखो आदिवासी समाज है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि मटिया गांव की हम बात करें तो यहाँ पर शायद कोई इतना बड़ा किसान नहीं होगा जिसके पास 10 एकड़ या 5 एकड़ खेती हो। सभी मतलब माने गरीबी रेखा के नीचे सभी लोग आते हैं कि नहीं? और पात्रता भी चाहे बीपीएल कार्ड की हो, चाहे कर्मकार कार्ड की हो, चाहे मुख्यमंत्री कार्ड की हो, ठीक है, चाहे संबल कार्ड और चाहे आयुष्मान कार्ड की। क्योंकि जब हम बीमार होते हैं उसी समय हमें याद आता है कि आयुष्मान कार्ड होता तो हमारा इलाज हो जाता। तो ये
पहले से हम करके रखें, क्योंकि भगवान करे कोई बीमार ना हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो जाता है तो उससे फ्री में दवाई कैसे होगी? उसके लिए जो योजना है आयुष्मान भारत वाली, उसके माध्यम से 5 लाख तक की दवाई होती है। उसमें कम से कम 350 ऐसी बीमारियां आती हैं। तो ये चीजें पहले से होना चाहिए अपने पास। तो ये मेरा निवेदन आप लोगों से भी है कि जितने भी ऐसे लोग हैं और जितनी हमारी माता बहनें हैं, अगर इनके ये कार्ड नहीं बने तो पहले तो एक लिस्ट बनाओ, ठीक है? और जिनके आवास नहीं आए, ठीक है, तो उनकी लिस्ट बना के अपन जनपद के माध्यम से सर्वे कराकर उनके नाम जुड़वाने का काम करेंगे, ठीक है? और आयुष्मान कार्ड, शर्मा जी, इसकी क्या प्रक्रिया है आयुष्मान कार्ड की? बीपीएल जरूरी है उसमें, ठीक है? पहले तो बीपीएल होना चाहिए। तो ये जितने भी लोग हैं और जितनी हमारी माता बहन है, ये सारी चीजें आप, महेश भैया, हमारे दयाराम भैया भी हैं, ठीक है, हमारे हाकम भैया भी हैं, इनको ये सारी चीजें लिखवाना, ठीक है? और ऐसे हमारी समाज के कितने बच्चे हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो बैठे हमारी ये बच्चियां बैठी हैं, आप लोग पढ़ रही कि नहीं पढ़ रही? उठाओ करे, खड़ी हो जाओ, 1 मिनट खड़ी हो जाओ। आप पढ़ रही? कौन सी क्लास में? 11वीं। अभी 10वीं से मतलब 11वीं में पहुंची। अच्छा, 11वीं पास हो गई। तो अभी रिजल्ट जो आया कितने %? 11वीं का रिजल्ट नहीं आया? अच्छा, चलो बैठ जाओ। नाम क्या है? ऐसे ही आ जाओ तुम, आ जाओ बैठा लो यार, बैठा लो बेटा, तुम भी आओ। कौन सी क्लास में हो तुम? एक मिनट, कौन सी क्लास में हो? 12वीं में आ गई। कितने % आई? चलो बैठ जाओ। और कौन है ऐसा जो 10वीं 11वीं? बेटा पढ़ती हो? कौन सी क्लास? अरे वाह, बेटा तुम क्यों? हाँ हाँ, अच्छा, फिर भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, कोई बात नहीं। और बैठिए वो बच्चियां।